नमस्कार मित्रों, स्वागत है कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ चुके थे। आज आप लोगों का दूसरा अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद स्टार्ट होगा। समाजवाद एवं साम्यवाद ये आपका टॉपिक है, अध्याय 2। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है मेरे मित्र, इस समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है, और इसके बाद दिया है प्रश्न में कि साम्यवाद क्या है, कम्युनिज्म क्या है। तो दोनों में अंतर समझना है थोड़ा सा। 2-2 नंबर का अति लघुत्तरीय सवाल पूछता है कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो जो इतिहास का छोटा छोटा जो महत्वपूर्ण जो शब्द होता है, प्रमुख शब्दावली जो होते हैं, उनका जानना बेहद जरूरी है। अगर इन शब्दों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है तो अगला जो विषय आता है, किसी प्रकार का विषय एसएसटी पेपर का, उसे समझने में काफी सहूलियत होती है। तो चलिए आज का पहला जो सवाल है, समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर लिखें, ये आपका प्रश्न है। समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर लिखें, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले समाजवाद कहते किसको है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। जो समाजवाद है, कहता है समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले हर तबके का मतलब, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, यानी कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जातियों का समूह इसमें शामिल है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले विभिन्न वर्ग के समुदायों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सबका एक समान विकास किया जाता है, जिसे समाजवाद कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव का, हमारे समाज में हम सभी लोग अपने अपने समाज में रहते हैं और समाज में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार और मुख्यतः सबका जब एक समान विकास किया जाता है, उसी को कहा जाता है समाजवाद। और समाजवाद में याद रखेंगे, समाजवाद में जनता के कल्याण के लिए नीति बनाया जाता है, जनता के कल्याण के लिए नीति बनाया जाता है। तो समाजवाद का परिभाषा क्या आया कि समाज, सही विद्यार्थी लिखने का कार्य करेंगे, पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद लिखने का काम करेंगे। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले हर वर्ग के साथ बिना किसी भेदभाव का सबका एक समान विकास किया जाता है, उसी को कहा जाता है समाजवाद। आप याद रखेंगे, ये जो समाजवाद होता है, उत्पादन के जितने साधन होते हैं, चाहे वह कल कारखाना की बात करें, कल कारखाना में जो वस्तु बनती है, या तो कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन होता है वस्तु, अर्थात कहने का मतलब ये कि कल कारखाना, उद्योग धंधा, कृषि क्षेत्र, धन, संपत्ति, पूंजी, सबका इसमें बंटवारा किया जाता है। किसमें, समाजवाद में। अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता है इसमें धन का, संपत्ति का, पूंजी का, है ना, विभिन्न क्षेत्रों का, तो इसमें पूंजी का बंटवारा, धन का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा समाजवाद में किया जाता है। इस बात का ख्याल रखें। तो समाजवाद के अंतर्गत 2 से 4 लाइन क्या लिखेंगे कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव का सबका विकास किया जाता है, समाजवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का अधिकार होता है, अर्थात कह सकते हैं चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, कल कारखाना, धन, संपत्ति, इसमें सबका पूंजी का बंटवारा होता है। और समाजवाद जो होता है जनता के कल्याण हेतु
जनता के कल्याण के लिए नीति बनाता है, कानून बनाता है, और साथ ही साथ में हम कहेंगे ये जो समाजवाद होता है ये राज्य को अपनाता है। जो राज्य की सरकार होती है या जो राज्य होता है राज्य को अपनाता है, और साथ ही साथ में अभी हमने कहा कि समाजवाद के अंतर्गत भाईचारा का संबंध को बनाया जाता है, आपस में हिल मिलकर काम करने की बात इसमें की जाती है। इसमें समाजवाद में और समाज का विकास किया जाता है, समाज का कल्याण किया जाता है। तो ये आपका समाजवाद का बिंदु हो गया। अब इसके बाद अगला जो बिंदु बनता है साम्यवाद, क्योंकि आप लोग प्रश्न लिखे हैं कि समाजवाद क्या, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर लिखें। तो सबसे पहले तो परिभाषा दे दीजिएगा, और परिभाषा के बाद क्या लिखेंगे, इस समाजवाद के जो पहला परिभाषा हो जाएगा, परिभाषा में पहला पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट में यह राज्य को अपनाता है। इसमें धन संपत्ति, कृषि, कल कारखाना के क्षेत्रों का बंटवारा भी किया जाता है। और चौथा बिंदु जन कल्याण की नीति बनाता है, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाता है, नियम बनाता है एक समान। तो ये समाजवाद का कुछ अंतर हो गया, समाजवाद। इसके बाद इधर वाले अब बिंदु आएंगे साम्यवाद। तो साम्यवाद बोलेंगे तो इसका भी 4 अंतर आ जाएगा, 4 अंतर इधर भी है, दोनों की व्याख्या हम लोग कर देंगे। तो साम्यवाद क्या है, कम्युनिज्म क्या है? सेम परिभाषा सेम है, समाजवाद बराबर साम्यवाद, परिभाषा सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे। साम्यवाद के बारे में क्या लिखेगा कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव का विकास किया जाता है, साम्यवाद कहलाता है। और अंतर क्या है इसमें? अंतर यही है कि इसमें पूंजी का या धन का बंटवारा नहीं होता है, पूंजी या धन का बंटवारा नहीं होता है, और यह राज्य को अपनाता नहीं है। तब पूंजी एवं धन का बंटवारा नहीं होता है, यह राज्य को नहीं अपनाता। अच्छा, इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी संस्था का अधिकार होता है, किसी खास संस्था का अधिकार होता है, जबकि इसमें सार्वजनिक होता है, जनता का होता है। तो साम्यवाद भी मिलता जुलता ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आया, इसमें पूंजी का बंटवारा नहीं होता है, इसमें किसी निजी संस्था का अधिकार होता है, और यह राज्य को नहीं अपनाता। तो परिभाषा इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। अच्छा, साम्यवाद के अंतर्गत एक लाइन और हम बोलना चाहेंगे। जो साम्यवाद है यह हमेशा से, जो साम्यवाद है इसमें हमेशा से समाज 2 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक है शोषक और दूसरा है शोषित, याद रखेंगे। एक है शोषक और दूसरा है शोषित। तो जो शोषक होता है, शोषक वर्ग, और एक शोषित वर्ग है। शोषक का मतलब अमीर और शोषित का मतलब गरीब कर सकते हैं। जैसे अमीर गरीब, अमीर जो है गरीबों का किस तरीके से शोषण करता है, उसे हर तरीके से प्रताड़ित करने का काम करता है। तो समाज, इसमें हमेशा से समाज जो है 2 वर्गों में बटा था, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, अर्थात अमीर और गरीब। तो ये 2 अंतर आ गया, समाजवाद और साम्यवाद। कम्युनिज्म, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति लिख लीजिएगा। साम्यवाद की परिभाषा जो मैंने बताया वही साम्यवाद का परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, क्या अंतर है जो मैंने दर्शा दिया। अब इसके बाद चलते हैं कि पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक एवं राजनीतिक संस्था होती है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। परिभाषा सिंपल है, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। परिभाषा याद हो गया। और पूंजीवाद जो होता है सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करता है, अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो रहा है, सार्वजनिक से इसको कोई मतलब नहीं है, अर्थात पूंजीवाद के अंतर्गत। तो पूंजीवाद जो है सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करता है, और साथ ही साथ में इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, चाहे किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, उत्पादन के किसी भी साधनों पर या संसाधनों पर
निजी संस्था का अधिकार होता है, किसी खास संस्था का अधिकार होता है, उसी को कहा जाता है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कह सकते हैं निजी लाभ एवं निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। और कैसी संस्था या कैसी व्यवस्था? तो राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था। तो यह एक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी संस्था का अधिकार होता है, समझ गए ना। और इस प्रकार से ये जो पूंजीवाद है, इसमें ज्यादा जो बल दिया जाता है व्यापार और मुनाफा पर, कि इसमें अधिक से अधिक व्यापार किया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। किसमें? पूंजीवाद में। और पूंजीवाद का घोर विरोध किए थे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, जो कि इसी अध्याय में हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। तो अभी तक पढ़ा समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, तीनों की परिभाषा क्या बताया मैंने। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव का सबका विकास किया जाता है, सबको समान अवसर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है समाजवाद। और इसका परिभाषा यही सेम लिखिएगा, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है जो भी मैंने बताया। पूंजीवाद यह एक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था होती है जो हमेशा निजी लाभ एवं निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। निजी का मतलब खुद, निजी लाभ एवं निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। और पूंजीवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी संस्था का अधिकार होता है, और यह विशेष रूप से जोर देता है अधिक से अधिक मुनाफा और अधिक से अधिक व्यापार किया जाए। तो ये तीन डिफिनीशन आ गया, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। अब चलते हैं, अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो किसी कह सकते हो उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म है ना। उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद के बारे में ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को, उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो हमारा देश है, इंग्लैंड अर्थात अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक उपनिवेश बना करके रखा था। अर्थात भारत की जितनी संपत्ति थी, अर्थव्यवस्था था, उस पर सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह अधिकार जमाने का काम किया। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों का अंग्रेजों ने जमकर शोषण करने का काम किया था। तो उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उपनिवेशवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पहले व्यापार करने के दृष्टिकोण से कौन आया था? तो पुर्तगाली। यूरोप महादेश का एक देश था पुर्तगाल, और वह पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत में पहली बार आया। भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर वो आया था। और उस समय केरल का हिंदू राजा का नाम था जमोरिन, और जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। तो कहने का मतलब इस प्रकार से वह व्यापार का पैर जो है जाल पसारने लगा। वो यूरोपीय कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी हमारे देश में आकर के हर क्षेत्र में वह फैलाने का काम किया और अधिक से अधिक हमारा देश का शोषण करने का काम किया। तो उपनिवेश और उपनिवेशवाद दीर्घ सवाल में भी आगे चलकर पढ़ेंगे, आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़िएगा। लेकिन 2 नंबर का परिभाषा क्वेश्चन है आपका कि उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। और इसमें तानाशाही शासन होता है, जो कहेगा सरकार है ना, वही मानना पड़ता है। और उपनिवेश के बारे में अगर हम बात करें, एक शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी संपत्ति पर, नागरिकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अपना अधिकार जमा लेता है, अधिकार जो जमा लेता है, उसी को कहा जाता है उपनिवेश। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें
सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों का ये लोग जमकर शोषण करते हैं। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा याद हो गई कि पहले उपनिवेश की परिभाषा बोलते हैं, ठीक है। किसी शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश की सारी संपत्ति या अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल भारत और अंग्रेज हो जाएगा, भारत और इंग्लैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उपनिवेशवाद हो गया। अब चलते हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद ये इतिहास का प्रमुख शब्द है, याद रखेंगे। ऐसे अगर हम सामंतवाद की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है कंपटीशन में कि सामंतवाद का जो शुरुआत हुआ था शक और कुषाण के काल में हुआ था। शक के शासन में, शक के काल में और कुषाण के काल में खास करके ये सामंतवाद प्रथा का जो है शुरुआत हुआ था। और अगर विश्व की इतिहास की बात करते हैं तो मध्यकालीन जो यूरोपीय इतिहास था, यूरोप के क्षेत्रों में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो कहने का मतलब ये सामंतवाद, सबसे पहले सामंतवाद होता क्या है? तो सामंतवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली होता था। सामंतवाद में थोड़ा सा समझिएगा पहले। सामंतवाद में क्या होता था कि जैसे कोई स्वामी है अर्थात राजा है, मालिक है, और राजा के नीचे जो सामंत हुआ करते थे, जैसे ड्यूक है, बैरन है, नाइट्स है, किसान है, ये सभी राजा के नीचे का पद है। राजा के नीचे का जो पद है, ड्यूक है, बैरन है, नाइट्स है, किसान है, ये सभी सामंतों का, जैसे राजा के नीचे का एक पद है, सामंत भी है, सामंत के नीचे बैरन है, ये सभी इस तरीके से दर्शाए गए हैं। लेकिन इसमें होता क्या था कि सामंतवाद में होता क्या था? सामंतवाद में अभी हमने कहा कि सामंतवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली होती थी जिसमें राजा के नीचे सामंत होते थे, और सामंत का जो अपना भूमि अधिकार क्षेत्र होता था, जैसे सामंत के पास जो अपना जमीन था उस पर जो अधिकार था उसका, सामंतों का, और साथ ही साथ में राजा के पास जितनी संपत्ति थी, राजा के पास जितना भूमि था, उन सभी क्षेत्रों पर भी अधिकार जमाने का काम सामंत के द्वारा किया जाता था। और सामंत उसके बदले में राजा को क्या लेता था? राजा को अगर किसी युद्ध में सैनिक की आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति करने का ये काम करता था। कौन? सामंती लोग। और जो सामंत होते थे, ये सामंत अपने से नीचे वाले लोगों को खेती करवाने का ये काम करता था, उस पर अधिक से अधिक किसानों से टैक्स वसूलने का काम करते थे। सामंतवाद में बहुत ज्यादा गरीबों का, किसानों का शोषण किया गया, प्रताड़ित करने का काम किया गया था। इसे नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनके अपने ही जमीन पर खेती करने से ये मना करते थे। अर्थात कहने का मतलब जीवन बसर एक बंधुआ मजदूर के जैसा ये करवाने का काम करता था। अर्थात नगद वेतन में ना के बराबर पैसा देता था, उसे केवल रहने के लिए और खाने पीने के लिए कुछ भूमि का हिस्सा ही वह दे देता था। तो सामंतवाद में याद रखेंगे, सामंतवाद का उदय यूरोप महादेश में हुआ, याद रखेंगे, यूरोप महादेश में बहुत प्रचलित था। सामंतवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत एक राजा होता था और राजा के नीचे सामंत होते थे। सामंत जो लोग होते थे किसानों से अधिक टैक्स वसूली करने का काम करता था, यही था सामंतवाद। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मुख्यतः चार बिंदु की व्याख्या की, समाजवाद, साम्यवाद, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूंजीवाद, उपनिवेशवाद। एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है 2 नंबर का सवाल कि उपनिवेशवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। ये सभी प्रश्नों को आप लोग उतार लेंगे और नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। एग्जाम में कई बार सवाल ये पूछे गए हैं, और इसी प्रकार से हमारा विषय का जो बिंदु है समापन होता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।